हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागतम अभिनंदन करता हूं। हिंदी की इस क्लास में आज मैंने एक फ्लो चार्ट यहाँ पे ड्रा किया है। इसके माध्यम से हम आगे क्या हमको पढ़ना है उसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। और खास में एक ये टॉपिक होता है शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। मतलब शब्द रचना के संबंध में, फिर उसके अर्थ के संबंध में, वाक्य रचना के संबंध में आज मैं आपसे बात करूँ, जिसमें मैं आज आपसे शब्द के भेद के संबंध में चर्चा करूंगा। और यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में एग्जाम में उठाता है, और कुछ के विषय में मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, और उन शब्दों के विषय में आज मैं आपसे चर्चा भी कर लूंगा। साथ ही साथ इस चार्ट के माध्यम से एक चीज ये स्पष्ट हो जाएगी कि अब आगे हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसा पिछली क्लासों में मैंने शुरुआत आपकी वर्णमाला से की थी। वर्णमाला से संबंधित पूरी क्लास मैंने 2 क्लास लगभग पढ़ाई थी, जिसमें स्वर व्यंजन के संबंध में जितने भी फैक्ट बन सकते थे सब बता दिए थे। उसके बाद विराम चिन्ह के संबंध में एक क्लास ली, फिर 2 क्लासें हमारी संधि के संबंध में। फिर आज मैंने इस शब्द रचना को इसलिए उठाया है कि चूंकि अभी आगे हमको समास पढ़ना है, तो समास को पढ़ने से पहले जो इस शब्द के भेद है इनको जानना हमारे लिए आवश्यक है, और इससे आगे आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। यह शब्द रचना और अर्थ के व वाक्य रचना के इस टॉपिक में सबसे पहली बात करूंगा शब्द के भेद की। तो यहाँ पे 2 तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शब्द के भेद अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। तब आपको याद रखना है कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक आपका सार्थक हो जाएगा और एक निरर्थक शब्द हो जाएगा। एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। यदि आपसे शब्द के आधार पर शब्द के भेद, मतलब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पूछ लिए जाएं, तब 2 हो जाएंगे। कौन से? सार्थक और निरर्थक। फिर सार्थक में आपको क्या याद रखना है कि सार्थक में यदि आपसे रचना के आधार पर, सार्थक को भी यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है, एक रचना के आधार पर, एक उत्पत्ति के आधार पर, और तीसरा अर्थ के आधार पर। तो यदि सार्थक के संबंध में आपसे ये पूछ लिया जाए कि सार्थक में रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, तब आपको 3 भेद याद रखने हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो आगे की चर्चा करने से पहले मैं आपको इसी के संबंध में, जो ये रचना के आधार पर इसके शब्द के 3 भेद दिए गए हैं, रचना के आधार पर जो सार्थक शब्दों के 3 भेद दिए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ की चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। तो रूढ़ के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि जिन शब्दों के खंड ना हो सके, ऐसे शब्द जिनको तोड़ा ना जा सके। कहने का मतलब है उन शब्दों को तोड़ दिया जाए तो कोई भी मतलब जो चूंकि ये सार्थक के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। तो ऐसे शब्द जिनके खंड ना हो सके, जो मूल रूप में, अपने मूल रूप में जिनका प्रयोग किया जाता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा है कुर्सी। तो यदि कुर्सी को हम तोड़ने का प्रयास करें तो क्या इसको तोड़ सकते हैं? अगर तोड़ें तो एक इधर ऊ हो गया, इधर ये आपका हो गया, तो क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा? तो यही बात आपको याद रखनी है कि यदि ऐसे शब्द जिनके हम खंड ना कर सके, और खंड करने की स्थिति में इसका कोई अपना अर्थ नहीं निकलेगा, तो उन्हीं शब्दों को जिनके हम खंड ना कर सके इसके अंतर्गत आ जाएंगे, रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे। और साथ ही साथ इसके संबंध में आपको ये याद रखना कि अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब इसमें कोई छेड़छाड़ की जाएगी इन शब्दों में तो ये निरर्थक हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है रूढ़ शब्द। फिर यौगिक शब्द। यौगिक शब्द के संबंध में आपको याद रखना है कि यह 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। यह 2 शब्दों के, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं वह यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिया हिम प्लस हिमालय, हिम प्लस आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर। आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? हिमालय। क्या बना? हिमालय। तो रूढ़ के शब्द में ऐसे शब्द जिनके खंड न किए जा सके और वह अपने मूल रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। और साथ ही यौगिक के संबंध में आपको याद रखना है कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ के संबंध में आपको क्या याद रखना है कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं, लेकिन इनका अर्थ होगा वो किसी तीसरे शब्द की तरफ इशारा करेगा, यानी किसी तीसरे पर्सन की तरफ इशारा करता है। यौगिक में क्या है? यौगिक और ये आपको थोड़ा एक जैसे लगेंगे। यौगिक जो है, यौगिक क्या होता है? 2 शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द, 2 शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ के संबंध में क्या याद रखना है कि 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं, परंतु किसी अन्य शब्द के अर्थ का बोध कराते हैं। आपको याद रखना योग रूढ़ के संबंध में कि मेल, 2 शब्दों के मेल से तो बनेंगे, लेकिन किसी अन्य शब्द के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिया है चारपाई। क्या लिया? चारपाई। तो चारपाई का अगर आप अर्थ निकालें तो एक, जब मैंने इसको अलग अलग किया, क्योंकि चार एक अलग शब्द है और पाई एक अलग शब्द, इन 2 शब्दों के मेल से चारपाई बना है। तो 4 का अर्थ हो गया, 4 तो हो ही गया, और साथ में पाई का अर्थ होता है पाया। तो 4 प्लस पाई से हमारा स्पष्ट हो रहा है 4 पाया। लेकिन ये 4 पाई को मिला के पढ़ा जाता है तो उसको चारपाई पढ़ा जाता है। और चारपाई का मतलब क्या होता है? खाट। क्या मतलब होता है? खाट। तो 2 शब्दों का मेल तो हुआ, लेकिन 2 शब्दों का जो वास्तविक अर्थ था
चार पाया, तो उसका बोध न कराते हुए हमको किसका ये बोध करा रहा है, खाट का बोध करा रहा है। तो आपको याद रखना है कि दो शब्दों के मेल से तो योग रूढ़ शब्द बनेंगे, लेकिन किसी तीसरे शब्द के अर्थ का बोध कराएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। फिर यौगिक के संबंध में आपको क्या याद रखना कि जो यौगिक शब्द के संबंध में मैंने आपको बताया है, यह दो शब्दों के मेल से बनते हैं। तो दो शब्द कौन से हो सकते हैं, एक तो उपसर्ग के योग से बन सकते हैं, उपसर्ग के योग से बन सकते हैं, प्रत्यय के योग से बन सकते हैं, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से बन सकते हैं, और शब्दों के योग से समास विधि से, शब्दों के योग से समास विधि से, मतलब चार तरीके ऐसे हैं जिससे यौगिक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है उपसर्ग क्या होता है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय का काम भी आपको आगे समास में लगेगा, तभी मैंने इसको यहाँ पे इस जो शब्द रचना थी इसको पहले ले लिया है। तो उपसर्ग के संबंध में आपको याद रखना है कि उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द नहीं, आप इसको शब्दांश कह सकते हैं। उपसर्ग ऐसे शब्दांश होंगे जो किसी शब्द के आदि में, यानी कि किसी शब्द के पहले लग के उसके अर्थ में, एक बात आपको कि उसका अर्थ में कोई विस्तार नहीं करेंगे, बल्कि उसके संपूर्ण अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। आपको उपसर्ग के संबंध में याद रखना है कि पहली चीज तो यह शब्द की आदि, यानी कि शब्द के शुरू में लग जाते हैं। उपसर्ग कहाँ पे लगा, आपको जैसे मैंने क्या बताया कि शब्द के आदि में, आदि का मतलब हो गया कि शब्द की शुरुआत में जो उपसर्ग होंगे उनका यूज कहाँ पे किया जाएगा, शब्द के शुरुआत में किया जाएगा। ठीक, जैसे मैंने एक शब्द लिया हार, हार, हार का मतलब क्या हो गया, हार का मतलब हार जाना, हार का मतलब क्या हो गया अपनी, आप ये समझ लीजिए कि हार जाना, हार का मतलब हार जाना। और यदि इसमें मैंने उपसर्ग आगे प्र का प्रयोग कर दिया तो ये क्या हो गया, प्रहार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस हार में जब मैंने प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया तो इस हार का पूरा अर्थ चेंज हो गया, बिल्कुल उलट अर्थ हो गया। प्रहार का मतलब क्या होता है, किसी पे आक्रमण करना, प्रहार का मतलब किसी को चोट पहुंचाना, ये बात आप इससे समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप उपसर्ग के संबंध में समझ गए होंगे कि यह ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के आदि, यानी कि किसी शब्द की शुरुआत में प्रयोग किए जाते हैं और उससे उस शब्द का अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। कहने का मतलब बिल्कुल अर्थ चेंज होकर किसी दूसरे शब्द में बदल जाता है। फिर प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के संबंध में आपको ये याद रखना है, यहाँ से अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो यही पूछता है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, तो शब्द के पहले होता है। प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के आदि मतलब अंत में, क्योंकि मैंने उपसर्ग के संबंध में आपको बताया कि उपसर्ग का प्रयोग किसी शब्द के आदि में होता है और जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किसी शब्द के अंत में, यानी कि लास्ट में। जैसे मैंने कोई शब्द लिख दिया उसके अंत में इसका प्रयोग होगा। जैसे अगर मैं कोई शब्द यहाँ पे लिखता हूं सुंदर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सुंदर, ठीक, एक शब्द है सुंदर और इसमें मैंने इसके अंत में एक प्रत्ययता जोड़ दिया तो क्या हो गया, सुंदरता। तो इसके तो एक सुंदरता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा बन गई, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बन गई, जबकि जो आपका सुंदर था वो एक विशेषण था। तो प्रत्यय के संबंध में आपको याद रखना। अच्छा, क्योंकि संज्ञा और विशेषण के संबंध में मैं भी आगे आपको पढ़ाऊंगा तो इसके संबंध में आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा था सुंदर, जब मैंने यहाँ पे शब्द लिखा सुंदर और सुंदर के अंत में मैंने यहाँ पे ता प्रत्यय जोड़ दिया, तब ये हो गया सुंदरता। तब आपको याद रखना कि प्रत्यय का जो उपयोग होगा, प्रत्यय कहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, शब्द के अंत में प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा और जो उपसर्ग होगा वह शब्द के शुरू में प्रयोग किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर बात अगर उत्पत्ति के आधार पर की जाए तो उत्पत्ति के आधार पर इसके चार भेद हैं। एक तत्सम, तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा से आए, जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा से आके हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्सम का परिवर्तन हिंदी भाषा में तत्सम का परिवर्तन तद्भव कहलाता है। विदेशी शब्द ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे देश की भाषाओं से, दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए गए विदेशी शब्द कहलाते हैं। और संकर शब्द, संकर से आप समझ रहे होंगे, संकर का मतलब होता है मिश्रण। संकर शब्द ऐसे होते हैं जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने, दो भाषाओं के मिश्रण से बने हैं। तो आप इससे याद कर सकते हैं, जैसे एक शब्द होता है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, तो रेल एक इंग्लिश शब्द है, रेल एक इंग्लिश शब्द और गाड़ी एक हिंदी शब्द है। तो जो संकर शब्द होंगे वह दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं, ये बात आप समझ सकते हैं। फिर अगर बात मैं अर्थ के आधार पर करूं तो एक इसमें एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द का मतलब ऐसा ये होगा कि ऐसा शब्द जिसका सिर्फ एक अर्थ हो। अनेकार्थी शब्द का मतलब ये होगा कि शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अनेक प्रकार से, अनेक अर्थ बन सकते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके एक शब्द बोलने पर दो दो तीन तीन तरीके के अर्थ निकलते हैं, वो अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर पर्यायवाची शब्द आप समझ ही रहे होंगे, विपरीत, यहाँ पे मैंने शायद गलत लिख दिया है, विपरीत अर्थक शब्द, विपरीत अर्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द। क्या याद रखना, विपरीत अर्थक का मतलब होता है विलोम शब्द।
तो विलोम के संबंध में आप तो समझ ही रहे होंगे, विलोम, इसको विपरीत अर्थक को आप इस तरीके से विलोम शब्द, विपरीत अर्थक के संबंध में आप ये जानिएगा कि हम विलोम शब्द की चर्चा किसके आधार पर, जो सार्थक शब्द में अर्थ के आधार पर 4 विभाजन किए गए हैं उसमें हम एकार्थी शब्द की चर्चा करेंगे, अनेकार्थी शब्द की चर्चा करेंगे, पर्यायवाची शब्द की चर्चा, विपरीतार्थक यानी कि आपके विलोम शब्द की चर्चा करेंगे। उसके बाद निरर्थक में हमने देखा विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर आपको याद रखना है, विकार के आधार पर 2 तरीके के शब्द होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन संभव होता है। आपको याद रखना है, विकार का मतलब मैंने आपको बताया था, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ऐसे जो विकारी शब्द होंगे वह ऐसे शब्द होंगे जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा। वो किसकी श्रेणी में आएंगे? विकारी में। विकारी में हमको संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है और क्रिया पढ़ना है। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में पढ़ना। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें आपका लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन ना हो, उन शब्दों को क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में हमको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के संबंध में पढ़ना है। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण हम पढ़ेंगे, आपका संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक के। तो अविकारी और विकारी के संबंध में आप समझ गए होंगे। विकारी शब्द वे होते हैं, विकार का मतलब मैंने आपको बताया परिवर्तन। तो विकारी इसी से आप इस शब्द से आप इस शब्द के अर्थ से स्पष्ट हो गया कि ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन संभव है। किसके आधार पर? लिंग वचन और कारक के आधार पर। ठीक वही यहाँ अविकारी में आपको, अविकारी का मतलब क्या हो गया? क्योंकि ये विकारी का उल्टा है, यानी कि अविकारी ऐसे शब्द होंगे जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन संभव नहीं है, वो अविकारी की श्रेणी में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपने रूढ़ शब्द, मैं एक बार फिर से बता दूं कि रूढ़ शब्द वो शब्द होंगे जिनके खंड संभव ना हो, आपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हो। कहने का मतलब खंड इसलिए संभव नहीं क्योंकि अगर इसके खंड कर दिए जाएंगे तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। यौगिक के संबंध मैंने आपको बताया कि दो शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द होते हैं। योग रूढ़ के संबंध मैंने आपको बताया कि 2 शब्दों के मेल से तो ये शब्द बनेंगे, लेकिन किसी तीसरे शब्द के अर्थ का बोध कराएंगे। 2 शब्दों के मेल से तो बनेंगे, लेकिन ये जो इसका अर्थ होगा वह किसी तीसरे शब्द का बोध कराएगा। ये आप समझ सकते हैं। उपसर्ग के संबंध में बताया कि उपसर्ग किसी शब्द के आदि यानी कि शुरुआत में इनका प्रयोग किया जाता है, प्रत्यय का प्रयोग किसी शब्द के अंत में किया जाता है। और इनका प्रयोग क्यों किया जाता है कि या जिस शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं उसके अर्थ को पूर्णतया बदल देते हैं। तत्सम के संबंध में बताया कि संस्कृत के शब्द जो सीधे संस्कृत से हिंदी में आ गए वो तत्सम शब्द होते हैं। संस्कृत से बदले हुए जो संस्कृत का जो बदलाव हिंदी में हो गया वो तद्भव शब्द होते हैं। दूसरे देश की भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशी शब्द होते हैं। संकर शब्द के संबंध मैंने आपको बताया कि 2 भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। फिलहाल अब उपसर्ग प्रत्यय के संबंध में अगली क्लास में मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा, कितने प्रकार के उपसर्ग हैं, कितने प्रत्यय हैं और इनसे कैसे शब्द बनते हैं, उसके संबंध में मैं अगली क्लास में आपसे चर्चा करूंगा। बाकी मैंने जो भी इस डायग्राम में यहाँ पे बताया है उसी के आधार पर अगली क्लासें हमारी हिंदी की बढ़ती जाएंगी और विस्तृत हम इसके संबंध में चर्चा करते जाएंगे। फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।